जय हिंद दोस्तों, इग्नू वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BGS 185 के जून 2025 सोल्ड क्वेश्चन पेपर के बारे में। इसमें हम पूरे क्वेश्चन को, जो सारे क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं इस क्वेश्चन पेपर में, सबको आंसर देखेंगे A to Z का, आपको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे, जिससे आप क्या है एग्जाम में अगर बैठेंगे, आपके पास अगर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर सब्जेक्ट के लास्ट 5 ईयर के 10 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। अगर आप इनको देख लेते हैं तो आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसको आप 100% अटैम्प्ट कर पाएंगे इजीली, और आपके 80% से प्लस आपके मार्क्स आएंगे। इस प्रकार ये क्या था, हमारे क्वेश्चन पेपर का ब्रीफ था, जो कि हमने दिखाया कि इस प्रकार आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। तो जो पहला है हमारा क्वेश्चन वो है कन्वर्जेंट थिंकिंग और थिंकिंग डाइवर्जेंट। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि एक सही उत्तर तक पहुंचना, एक सही उत्तर निकालना। और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि कई संभावित उत्तर या आइडियाज़ को उत्पन्न करना, उसे बोलते हैं डाइवर्ज थिंकिंग। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, कन्वर्जेंट थिंकिंग आप कैसे लिखोगे, एग्जाम में आएगा तो आप इसे 2 तरीके से लिख सकते हो। इसमें पूछा गया है कन्वर्जेंट थिंकिंग वर्सेस डाइवर्जेंट, दोनों के बारे में डिफरेंस देना है। या तो आप अलग अलग पॉइंट से बीच में ऐसे लाइन करके यहाँ पर कन्वर्जेंट थिंकिंग, यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग ऐसे करके लिख सकते हैं, जिसे पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। या फिर पहले इसको एक्सप्लेन कर रखा है, फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग को एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ आपको। कन्वर्जेंट थिंकिंग रेफर्स टू ए लॉजिकल फोकस्ड थिंकिंग प्रोसेस वेयर ए पर्सन वर्क्स टुवर्ड ए सिंगल करेक्ट आंसर। एक आदमी किसी काम को कर रहा है एक उत्तर की खोज के लिए, उसे बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क। यह कहाँ यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क में। दैट रिक्वायर्स एक्यूरेसी, जिसे एक्यूरेसी चाहिए, सच एज मैथमेटिक्स, जैसे कि गणित में हमें एक ही उत्तर चाहिए, एंड फैक्चुअल क्वेश्चन, जिसमें फैक्चुअल क्वेश्चन हो उसमें भी हमें एक उत्तर चाहिए। दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एम्फिसाइज एनालिसिस। तो उससे क्या करते हैं, एनालिसिस, डिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इस्टेब्लिश्ड रूल्स। तो इससे क्या कर सकते हैं, जो ये थिंकिंग होती है इसमें हमें एनालाइज करना होता है, डिडक्शन करना होता है और डिसीजन मेकिंग करना होता है। इस प्रकार के रूल से हमें क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग देखने को मिलती है। इसी प्रकार डाइवर्जेंट थिंकिंग है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि एक क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस दैट जनरेट्स मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन। जो क्या करता है, मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं, कई पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, कई पॉसिबल आइडियाज़ हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के, तो उसको खोज करते हैं। इट इनकरेज करता है इमेजिनेशंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी। तो इससे क्या है, हम सोच सकते हैं भाई क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारे रास्ते इसमें हो सकते हैं। इट इज़ ऑफन यूज इन ए क्रिएटिव राइटिंग। तो ये कहाँ उपयोग किया जाता है, क्रिएटिव राइटिंग में, ब्रेन स्टॉर्मिंग में और आर्ट कला में इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपने पेंटिंग के बारे में सोचा होगा, वो एक ऐसी पेंटिंग बना देता है जो कि काल्पनिक होती है, ऐसे ऐसे एक इंसिडेंट, ऐसे मूवमेंट हो रहा है, तो ये आर्ट से भी बिलोंग करती है। वाइल कन्वर्जेंट थिंकिंग नैरो डाउन्स, अब बताता है इसमें मेनली डिफरेंस क्या है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या करती है, नैरो डाउन करती है ऑप्शंस को एक सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए। वहीं डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करती है, पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपेंड करती है, बढ़ाती है। बोथ क्या है, इंपॉर्टेंट है एजुकेशन में, अपने अपने फील्ड में दोनों की सही जरूरत है। कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप्स एक्यूरेसी। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या करती है, एक्यूरेसी को बढ़ाती है, रीजनिंग को बढ़ाती है। और इसके अपोजिट में डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करती है, फोस्टर्स क्रिएटिविटी पैदा करती है, इनोवेशंस, नई नई इनोवेशंस लाती है। इसके लिए एक बैलेंस यूज़ है बोथ, दोनों के लिए। अगर लर्नर इसे सीखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, क्रिटिकल भी बन सकते हैं और क्रिएटिव, दोनों थिंकर इससे बन सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है। दूसरा बात करेंगे कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर प्रिविलेज लर्नर। अंडर प्रिविलेज लर्नर होते क्या हैं, जिसके किसी के पास से मतलब बाधित हो, किसी की आंख नहीं है, कान नहीं है, सुन नहीं सकता, हाथ पैर है, उसके लिए एक करिकुलम पाठ्यक्रम बनाना है हमें, उसका फ्रेमवर्क तैयार करना है इन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ कोप अप कर सके और समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन सके। तो सबसे पहले इसमें कोई भी क्वेश्चन आप एक्सप्लेन करते हो जो पूछा गया है, उसका एक इंट्रोडक्शन लिख दो कि इसका ये इंट्रोडक्शन है, अब इस क्वेश्चन में ये पढ़ने वाले, फिर बाद में उसके बारे में एक्सप्लेन कर दो। तो ये एक सिंपल फिनोमेना होता है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। तो इसका इंट्रो में क्या लिखते हैं, एक करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर इज डिजाइंड टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड्स। ये क्या करता है, एक अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर के लिए डिज़ाइन किया जाता है इस फ्रेमवर्क को, क्या करने के लिए, इंश्योर इंक्लूसिव इक्विटेबल एजुकेशन, तो सभी को बराबर शिक्षा प्रदान करने के लिए, किस विद्यार्थियों को जो क्या करते हैं, जिनके मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड है
या स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं, ये फोकस करता है रिमूविंग बैरियर्स को रिमूव करता है, सच एज गरीबी के बैरियर को हटाता है, लैंग्वेज के जो डिफरेंसेस है उसके बैरियर को हटाता है, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है उसके बैरियर को हटाता है। जो ये फ्रेमवर्क तैयार करता है, करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फसाइज फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को लाता है इन टीचिंग मेथड में सिंप्लीफाई कंटेंट डिलीवरी, कोई कंटेंट डिलीवरी दे रहा है उसमें एम्फसाइज करता है, और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग बेस्ड ऑन लर्नर्स, ये क्या करता है, कॉन्टेक्चुअल लर्निंग लाता है किसमें, लर्नर्स में, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इट इंक्लूड्स सपोर्ट सिस्टम लाइक रेमेडियल टीचिंग, तो ये क्या किस चीज़ को इंक्लूड करता है, रेमेडियल टीचिंग को, ब्रिज कोर्सेज को, और जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट है उसको। जो मल्टीलिंगुअल एजुकेशन है, कई भाषा में एजुकेशन दी जाती है, इज आल्सो इम्पोर्टेंट है, हेल्प लर्नर अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट देयर मदर टंग। तो क्या है, जो कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो उसको क्या है, उसकी मदर टंग के साथ अटैच करके दूसरी लैंग्वेज भी अटैच करोगे तो एक तो वो लैंग्वेज को सीख जाएगा, दूसरा क्या है, उसको समझने में आसानी होगी क्योंकि उसकी मदर टंग का इस्तेमाल किया गया है। द करिकुलम प्रमोट्स लाइफ स्किल, करिकुलम क्या प्रमोट करता है, लाइफ स्किल को, वोकेशनल ट्रेनिंग को, और प्रैक्टिस नॉलेज को क्या करता है, प्रैक्टिस नॉलेज को भी क्या करता है, प्रमोट करता है। अलोंग विद एकेडमिक लर्निंग को वो बढ़ावा देता है। द एम इज टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स एंड इंश्योर इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। इसका एम क्या होता है, क्या करना, ड्रॉप आउट, जो बच्चे बाहर निकल जाते हैं, जो स्पेशल एबिलिटी के स्टूडेंट होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके ड्रॉप आउट रेट्स को कम करना है और इक्वल लर्निंग को बढ़ावा देना है। तो ये हमें नोट करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। इट अलाइंस विद द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, ये क्या करता है, जो सिद्धांत है सोशल जस्टिस का, इंक्लूसिव एजुकेशन का, इंश्योर करना है कि एवरी लर्नर कैन पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द लर्निंग प्रोसेस में हर स्टूडेंट अच्छे से भाग ले सके, इसको इंश्योर करना है हमें। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका पहले का तीसरा, क्लासरूम एज ए डिस्कोर्स स्पेस। इसमें पहले बताना है, जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि हर क्वेश्चन का एक इंट्रो होता है, तो इसका इंट्रो देंगे। जब एक क्लासरूम की बात हो रही है, एज ए डिस्कोर्स स्पेस रेफर्स टू द आइडिया दैट लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कम्युनिकेशन। लर्निंग किसके थ्रू की जाती है, कम्युनिकेशन के, इंटरेक्शन के और डायलॉग के थ्रू क्या है, लर्निंग की जाती है। इट इज़ नॉट जस्ट ए प्लेस वेयर टीचर्स डिलीवर इन्फॉर्मेशन, यह ओनली वह जगह नहीं है जहाँ टीचर्स ज्ञान देते हैं। ऐसे नहीं कि भाई हाँ टीचर आया ज्ञान दे दिया चला गया, बल्कि इसकी जगह क्या होता है, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, डायलॉग होता है, और इसके साथ क्या करता है, एक स्पेस होता है जहाँ स्टूडेंट्स एक्टिवली क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं डिस्कशन में, क्वेश्चन पूछते हैं और अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज की बिल्डिंग को खड़ा करते हैं। तो इस प्रकार क्या है, क्लासरूम डिस्कोर्स स्पेस में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार क्या है, क्लासरूम में जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है, सेंट्रल रोल प्ले करती है। स्टूडेंट्स इंगेज इन स्पीकिंग, तो क्लासरूम में क्या है, स्टूडेंट स्पीक करेंगे, लिसन करेंगे, रीडिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करेंगे जो क्या किस चीज़ को प्रमोट करती है, अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करती है। टीचर एक्ट ए फैसिलिटेटर रेदर देन जस्ट लेक्चरर्स, तो क्या है, टीचर किस प्रकार करता है, फैसिलिटेटर की तरह काम करता है, ना कि एक लेक्चरर की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, इनकरेजिंग ओपन कम्युनिकेशन, जो इनकरेज करता है ओपन कम्युनिकेशन में, क्रिटिकल थिंकिंग में फैसिलिटेट करता है। यह इस प्रकार की अप्रोच, दिस अप्रोच हेल्प्स डेवलप कोग्निटिव एंड सोशल स्किल्स, जो क्या करता है, इस प्रकार की जो टीचर की अप्रोच है वो क्या करती है, सोशल स्किल्स को बढ़ावा देती है। एज स्टूडेंट लर्न्स फ्रॉम ईच अदर पर्सपेक्टिव, जब क्या करता है, एक स्टूडेंट होता है वो सीखता है एक दूसरे पर्सपेक्टिव से। ये डिस्कोर्स बेस्ड क्लासरूम प्रमोट्स, एक डिस्कोर्स बेस्ड क्लासरूम क्या प्रमोट करता है, इंक्लूसिविटी, कोलैबोरेशन, डीपर एंगेजमेंट विद द लर्निंग कंटेंट। तो एक लर्निंग कंटेंट के साथ ये क्या करता है, इस प्रकार का क्लासरूम जो एक क्या है, अच्छा स्पेस, अच्छा एनवायरनमेंट देता है बच्चों को सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। इट ट्रांसफॉर्म एजुकेशन इनटू शेयर्ड प्रोसेस, और ये क्या करता है, एजुकेशन को एक शेयर्ड प्रोसेस में कन्वर्ट करता है, मीनिंग मेकिंग, जिससे एक तथ्य निकलता है, एक मीनिंगफुल टॉकिंग, मीनिंगफुल वे निकलता है, जिससे नॉलेज एक्सपेंड होती है। तो ये था हमारा सी टाइप क्वेश्चन। अब देखेंगे डी, मॉनिटरिंग इन क्लासरूम, क्लासरूम में मॉनिटरिंग करनी है, तो इसके बारे में हमें अपने विचार देने हैं। तो सबसे पहले इसकी क्या देंगे, हम एक इंट्रो देंगे, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। मॉनिटरिंग इन क्लासरूम रेफर्स टू द कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन, ये क्या करता है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन करनी है, असेसमेंट करनी है ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, किसकी,
टीचिंग एक्टिविटीज़ की, लर्निंग एक्टिविटीज़ की। किसके लिए? इंश्योर इफेक्टिव एजुकेशन, ताकि इफेक्टिव एजुकेशन दी जा सके। इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है? स्टूडेंट के प्रोग्रेस की, क्लासरूम के बिहेवियर की और टीचिंग मेथड की। इसमें क्या है, इन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है कि कैसे पढ़ाया जा रहा है, कैसे बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, कैसे क्लासरूम का बिहेवियर है। तो इसमें क्या है, टीचर यूज मॉनिटरिंग टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफ़िकल्टीज, टीचर आइडेंटिफाई करता है जो लैंग्वेज लर्निंग में डिफ़िकल्टीज आती है, जो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं उनको ध्यान में रखता है कि क्या क्या फीडबैक आए हैं और एडजस्ट इंटरेक्शन अकॉर्डिंगली। इसके साथ क्या करता है, अपने इंटरेक्शन को एडजस्ट करता है। इट कैन इंक्लूड फॉर्मल मेथड लाइक टेस्ट, इसके साथ वो क्या कर सकता है, इन चीज़ों को चेक करने के लिए टेस्ट लेता है, असाइनमेंट बनाने के लिए देता है कि असाइनमेंट बना के लाओ, एज वेल एज इनफॉर्मल मेथड लाइक्स ऑब्जर्वेशन, और इसके साथ क्या इनफॉर्मल मेथड करता है, ऑब्जर्व करता है स्टूडेंट्स को और उसके साथ क्वेश्चन करता है ताकि उसकी नॉलेज का पता लग सके कि ये बच्चा कहाँ चल रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहा है, आगे कितना बढ़ेगा, इसका क्या स्पेशल नीड है। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, अगर अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जाए तो हेल्प करती है मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करने में, इम्प्रूव लर्निंग, लर्निंग इम्प्रूव करने में, और उसके साथ दो आउटकम्स आएंगे, स्टूडेंट्स के आउटकम्स हैं उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट होगी। इंश्योर करिकुलम गोल आर बीइंग अचीव्ड, उसके साथ हमें क्या पता लगेगा कि करिकुलम गोल हमें अचीव्ड हुए हैं या नहीं हुए। इट आल्सो सपोर्ट्स टाइमली इंटरवेंशन फॉर स्टूडेंट्स वो नीड एक्स्ट्रा हेल्प, इसके साथ क्या करता है, ये हेल्प करता है, सपोर्ट करता है इंटरवेंशन को स्टूडेंट्स के लिए जो जिसे एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत होती है। कई बच्चे क्या स्लो लर्नर होते हैं तो टीचर को पता लग जाता है कि भाई स्लो लर्नर है, इसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम की जरूरत है, उसे एक्स्ट्रा स्टडी की जरूरत है। मॉनिटरिंग इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, इसके साथ ही क्या है, जो मॉनिटरिंग प्रोसेस है ना, नोट करने वाला, वो हमारा एक इसेंशियल पार्ट है किसका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, जिससे हम क्या है टीचिंग आसान कर सकते हैं, लर्निंग आसानी से कर सकते हैं। एज इट इंश्योर्स क्वालिटी एजुकेशन, जो क्या इंश्योर करती है, एक क्वालिटी वाली एजुकेशन इंश्योर करती है और अकाउंटेबिलिटी देखती है कि भाई हाँ अच्छी तरीके से इसकी पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। अब बात करते हैं इसके ई टाइप क्वेश्चन की, जो कि पहले क्वेश्चन का लास्ट है हमारा, इवेल्युएटिंग टेक्स्ट बुक, कि हमें टेक्स्ट बुक को इवेल्युएट करना है, उनके रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोसेस एंड मेथड्स, जो उनका रिफ्लेक्शन है, प्रोसेस मेथड वो देखना है हमें। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इवेल्युएटिंग टेक्स्ट बुक इन्वॉल्व्स क्रिटिकली एग्जामिनिंग देयर कॉन्टेस्ट, तो ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है कि क्रिटिकली एग्जामिन करता है कंटेंट को, उनके स्ट्रक्चर को देखता है, उसकी लैंग्वेज को देखता है, उसके रेलिवेंस को देखता है कि जो पाठ्यक्रम का ये सारी चीज़ें हैं वो सही है कि नहीं है। एंड द लर्नर्स नीड, ये लर्नर्स को इन चीज़ की जरूरत है या नहीं है, इन सभी चीज़ों को देखता है, तब एक इवेल्युएट होता है एक बुक का। इट इज़ ए रिफ्लेक्टिव प्रोसेस दैट इंश्योर द टेक्स्ट बुक सपोर्ट्स इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, ये क्या करता है, इंश्योर करता है कि टेक्स्ट बुक का जो सपोर्ट करते हैं किसको, इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग को सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन टाइप है। जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो इंक्लूड करता है चेकिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को चेक करता है किसमें, ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लैरिटी ऑफ प्रेजेंटेशन, कल्चरल रेलिवेंस, सुटेबिलिटी फॉर लर्नर्स एज एंड लेवल। तो ये क्या करता है, जो सुटेबिलिटी है लर्नर्स की, उसके एज और लेवल के साथ उसको मैच करके देखता है कि भाई हाँ ये इस एज और ग्रुप के बच्चों के लिए सही है या नहीं है। वेदर दे प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड इंगेजमेंट, तो ये क्या देखते हैं कि मैंने ऊपर वाला छोड़ दिया। इट आल्सो इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग एक्टिविटीज़, ये एनालाइजिंग एक्टिविटीज़ को देखते हैं, एक्सरसाइज को इंक्लूड करते हैं। इलिस्ट्रेशन टू सी वेदर दे प्रमोट अंडरस्टैंडिंग, कि वो अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट कर रहे हैं नहीं कर रहे, और इंगेजमेंट उसके साथ है या नहीं है। तो इस चीज़ के टेक्स्ट बुक को भी तो टीचर अच्छी तरीके से उसको गौर करता है कि भाई ये मटेरियल हमारे लिए अच्छा है या नहीं है। टीचर्स एंड करिकुलम एक्सपर्ट्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, ओपन यूज चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट मैंने पिछले क्वेश्चन पेपर में बताई थी कि एक चेकलिस्ट होती है कोई भी बुक बनाते हैं रेडी करते समय कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। पीयर रिव्यूज़ एंड क्लासरूम फीडबैक, जो क्लासरूम में फीडबैक दिया जाता है तो उसके आधार पर हम देखेंगे। जो रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, तो एक क्या होता है, रिफ्लेक्शन देखना जरूरी है जिससे हमें पता लगता है कि इस बुक की कमजोरी क्या है, इसकी लिमिटेशन क्या है। एंड सजेशन इम्प्रूवमेंट्स, कि हम बच्चों से और टीचर से सजेशन भी लेंगे ताकि इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सके। एक गुड टेक्स्ट बुक शुड बी लर्नर फ्रेंडली, एक अच्छी बुक
लर्नर फ्रेंडली होनी चाहिए, इंक्लूसिव एंड अलाइंड विद एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, और उसके साथ क्या होना चाहिए, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे उद्देश्य हैं वो उससे क्लियर होने चाहिए। तो ये हमारा क्या है, इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक है, जो कि हमने अच्छी तरीके से कर लिया है। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 5 के 5 कर लिया हमने। तो पाँचों को आप गौर से देखिए, अगर याद नहीं हो तो एक बार दोबारा वीडियो को रिपीट कीजिए, इसके मेन पॉइंट लिख लीजिएगा, जो कि एग्जाम में आप डायरेक्ट जाकर लिख सकते हैं। लिख कर याद करिए, आसानी से आपको याद होगा। ये पहला क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की, जिसमें हमें 5 क्वेश्चन मिले हैं। तो पाँचों की हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी क्या क्या आंसर है। तो पहला है हमारा, हाउ डू टूल्स एंड सर्विसेज ऑन इंटरनेट फैसिलिटेट लैंग्वेज टीचिंग। तो इसके बारे में क्या है कि जो टूल और सर्विसेज हमारे पास इंटरनेट पे उपलब्ध है वो लैंग्वेज टीचिंग में किस प्रकार हमारी मदद करती है। तो सबसे पहले इसके इंट्रो में बात करेंगे, इसको इंट्रो कैसे देंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इंटरनेट टूल्स एंड सर्विसेज हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड लैंग्वेज टीचिंग बाई मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेक्टिव। तो क्या किया है, इंटरनेट टूल सर्विसेज ने इसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया है लैंग्वेज टीचिंग को, क्या बनाकर, मेकिंग लर्निंग मोर इंटरेक्टिव बना दिया है, एक्सेसिबल बना दिया है और लर्नर सेंटर्ड बना दिया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। दे प्रोवाइड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स विद ए वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज। उन्होंने, इंटरनेट ने क्या कर दिया, वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करा दिए हैं, सच एज वीडियोज़, पॉडकास्ट, ऑनलाइन डिक्शनरीज, ग्रामर और लैंग्वेज लर्निंग एप्लीकेशंस। इस प्रकार क्या है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए हैं जो कि हम डिस्टेंस लर्निंग से भी पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे कि जूम, गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, क्या है, वर्चुअल क्लासरूम हमें बनाकर दे दिए, उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन हो जाता है, कहाँ पर, दूर बैठे लर्नर के पास। तो इससे क्या है, लर्निंग वेबसाइट इसे पॉसिबल बनाती है। एंड ऐप सच एज, हमारे पास ऐसी एप्लीकेशन भी है जो क्या करती हैं, डिस्टेंस लर्निंग को पॉसिबल बनाती है, जैसे कि ड्यूलिंगो, बीबीसी लर्निंग, और अभी आपने बायजू सुना होगा, वो भी क्या है, डिस्टेंस लर्निंग हमें प्रोवाइड कराती है। ऑफर्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग हेल्पिंग स्टूडेंट प्रैक्टिस रीडिंग। तो ये क्या करता है, सेल्फ पेस्ड रीडिंग हमें प्रोवाइड करता है, जिससे क्या प्रैक्टिस होती है हमें रीडिंग की, लिसनिंग की, स्पीकिंग की एंड राइटिंग स्किल्स की, जिससे हमें मदद मिलती है कि स्टूडेंट होता है वो रीडिंग कर सकता है, लिसनिंग कर सकता है, स्पीकिंग कर सकता है और राइटिंग स्किल उसमें आ जाएंगी। इसी के साथ क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ बनती हैं, इससे क्या फ़ायदा होता है, ऑथेंटिक लैंग्वेज एक्सपोजर इससे बनता है। तो इंटरनेट सपोर्ट से क्या बनते हैं, ब्लॉग हमें देखने को मिलते हैं, न्यूज़ साइट, सोशल मीडिया, और वेयर लर्नर्स इनकाउंटर रियल लाइफ यूजेज ऑफ लैंग्वेज। वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, रियल टाइम में जो लैंग्वेज का यूज़ है वो हमें देखने को मिलता है, इसलिए ऑथेंटिक लैंग्वेज एक्सपोजर में हेल्प मिलती है। मल्टीमीडिया टूल्स जैसे कि ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन मेक लेसन मोर एंगेजिंग। हम क्या कई बार ऐसी वीडियो देखते हैं जिससे इतना अट्रैक्ट होते हैं, उसको देखते रहते पढ़ते रहते। इसी प्रकार क्या है, जब हमें ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास हेल्प करती है, तो कुछ एनिमेशन इस प्रकार के दिखाए जाते हैं जिसे ईजी अंडरस्टैंड होते हैं और याद भी रहते हैं, एंड ईजियर टू अंडरस्टैंड। टीचर कैन आल्सो ऑनलाइन, टीचर क्या ऑनलाइन क्या देते हैं, क्विज देते हैं, फॉर्म्स देते हैं, और कोलैबोरेटिव टूल्स लाइक गूगल डॉक्यूमेंट टू इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पीयर लर्निंग, जिससे क्या है कि जो लर्नर है वो एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें उसमें देखने को मिलेगी। दस इंटरनेट टूल इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन एंड एसेसिबिलिटी। इस प्रकार इंटरनेट टूल हमें क्या देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, एसेसिबिलिटी देते हैं, मेकिंग लैंग्वेज टीचिंग मोर इफेक्टिव एंड मॉडर्न, जिससे क्या है, हमारी लैंग्वेज टीचिंग ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है और ज़्यादा मॉडर्न हमें मिलती है, देखने को मिलती है। तो इस प्रकार ये क्या था, हमारा ए टाइप क्वेश्चन है। अब बात करते हैं इसके बी की। बी में क्या है, डिवाइस ए टेस्ट फॉर ईएसएल। ईएसएल हमारा क्या होता है, इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। क्लासरूम यूज रिफ्लेक्शन ऑन द टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड पर्पजेज। जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके टेस्ट और उसके पर्पजेज के बारे में बात करेंगे क्लासरूम में ईएसएल, इंग्लिश को एज ए सेकेंड लैंग्वेज में। तो ये क्या है, एन इफेक्टिव ईएसएल टेस्ट शुड बी असेस्ड। एक हम इंग्लिश लैंग्वेज है जहाँ पर एक क्लासरूम में सेकंड लैंग्वेज की तरह काम करती है, उसको हम असेस करने के लिए टेस्ट वगैरह लेंगे, उसके टाइप्स और उसके पर्पज के बारे में जानेंगे। शुड असेस लर्नर्स लैंग्वेज स्किल्स इन ए बैलेंस्ड वे। ए क्लासरूम टेस्ट कैन इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन अचीवमेंट्स, कि क्या क्या अचीवमेंट्स आ सकती है, डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव पर्पज। इनको ध्यान में रखते हुए हमें एक टेस्ट लेना है। वो टेस्ट कैसे तैयार करेंगे हम बच्चों का, वो देखते हैं। सैम्पल ईएसएल टेस्ट, ईएसएल आपको बता दिया इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें टेस्ट में बात करें तो पहला टेस्ट कौन सा लेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन।
कि आपको एक पैसेज दिया गया होगा, उस पैसेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए, एक पैसेज उसके 5 क्वेश्चन दे दिए मान लो, तो उसमें से आपको 500 क्वेश्चनों का आंसर देना है। और उसमें पैसेज में क्या दिया गया होगा, वो मेन आइडिया, उसकी वोकैब और उसके इन्फरेंस दिए गए होंगे, उसके आधार पर उसके क्वेश्चन आंसर देने होंगे आपको, ठीक है। तो ये 10 मार्क्स का हो गया। फिर दूसरे बात करते हैं ग्रामर सेक्शन। तो उसमें क्या हम ग्रामर सेक्शन में डालेंगे ताकि उस स्टूडेंट को ग्रामर की नॉलेज है या नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट टेंस, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, इस प्रकार क्या है और भी डाल सकते हैं। इसमें हम मॉडल्स वगैरह और जो हो गए नरेशंस हो गई, वॉइस हो गई, ये डाल सकते हैं। इस प्रकार क्या है ग्रामर टेस्ट ले सकते हैं। अगला है हमारा वोकेबलरी टेस्ट। मैच द वर्ड विद द मीनिंग और यूज देम इन द सेंटेंस। या तो हम ऐसे दे रखे हैं कि ए और बी, इसमें क्या है वर्ड्स दे देंगे, यहाँ भी वर्ड्स दे देंगे, तो इनका मिलान करो। जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि ऐसे मिलान करने वाले क्वेश्चन आते हैं कि इसका इसके साथ मिलान करो, कौन सा इसके साथ मैच करता है। या फिर आपको कोई वर्ड दे देंगे, उन वर्ड को क्या है सेंटेंस में कन्वर्ट करो, जो कि आपके इग्नो के एग्जाम में भी आते हैं बहुत सारे इंग्लिश सब्जेक्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। अगला है राइटिंग टास्क। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, हमें कोई पैराग्राफ लिखना है या फिर हमें कोई टॉपिक दिया गया है उस पर लिख सकते हैं, जैसे कि माई स्कूल, माई फ्रेंड, या कुछ भी लिख सकते हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर लिख सकते हैं। तो ये राइटिंग टास्क हो जाएगा, जो कि 10 नंबर का ले सकते हैं। लिसनिंग स्पीकिंग एक्टिविटी, ये ऑप्शनल हो सकती है या ले भी सकते हैं, ये 5 मार्क्स में आएगा। कोई चीज़ आप ऑडियो चलाओगे, ऑडियो चला के आप स्टूडेंट को बोलोगे 5 मिनट की ऑडियो, इसको आप लिसन करो, फिर उसके आधार पर आप क्वेश्चन दोगे और उसका आंसर स्टूडेंट देगा। तो ये हो गया अपना लिसनिंग। और स्पीकिंग टेस्ट, आप किसी टॉपिक पर 3-4 मिनट के लिए बोलने के लिए बोल दोगे कि आप खुद का सेल्फ इंट्रोडक्शन दो, तो उसके आधार पर इसमें स्पीकिंग एक्टिविटी करा सकते हैं। आंसर क्वेश्चन आफ्टर लिसनिंग ए शॉर्ट ऑडियो, पार्टिसिपेट इन ए डायलॉग, ये हो गया। फिर इसका पर्पज़ क्या है हमारे पास, ये पहला पर्पज़ है इसका अचीवमेंट टेस्ट, टू मेजर स्टूडेंट प्रोग्रेस, की स्टूडेंट कितना प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक में क्या आएगा, टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज, कि स्टूडेंट को कहाँ पीछे लैग कहाँ कर रहा है, क्या कमी है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, टू सपोर्ट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, उसकी इंप्रूवमेंट को गौर करना है कि उसकी इंप्रूवमेंट कैसे कितनी हुई है। सच ए टेस्ट इंश्योर एवल्यूशंस ऑफ ऑल 4 स्किल्स, इससे क्या होता है हमें ये इंश्योर हो जाता है कि बच्चा रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में कैसा है। इन चीज़ों को ध्यान में रखकर एज ए इंग्लिश एज ए सेकेंड लैंग्वेज का हम टेस्ट ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ कवर हो गया। अब देखते हैं इसका सी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैंग्वेज रजिस्टर। लैंग्वेज रजिस्टर से आप क्या समझते हैं, गिव सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको समझाने के तौर पे हम इसका एग्जाम्पल भी देंगे। तो पहले इसका इंट्रो जान लेते हैं कि लैंग्वेज रजिस्टर होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। लैंग्वेज रजिस्टर रेफर्स टू द लेवल ऑफ फॉर्मेटिव स्टाइल ऑफ लैंग्वेज यूज इन ए डिफरेंट सोशल सिचुएशन। आपको मान लो आप कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, आप क्या है ऑफिस में बात कर रहे हो ऑफिशियल लैंग्वेज में, आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हो इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करोगे, आप किसी प्रोफेशनल मीटिंग में बैठे हो वहाँ अलग अलग बात करोगे, तो इसे बोलते हैं, जो अलग अलग टाइप की जगह पे अलग अलग जो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं उसे बोलते हैं लैंग्वेज रजिस्टर। इट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट के हिसाब से, ऑडियंस के हिसाब से और कम्युनिकेशन का जो पर्पज है उस हिसाब से क्या है इसके ये चेंज हो जाती है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ए स्पीकर एडजस्ट देयर लैंग्वेज, जो बोलने वाला वक्ता है वो क्या करेगा, लैंग्वेज को चेंज कर देता है, किसके आधार पर, वेदर द सिचुएशन इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, हाईली टेक्निकल, उसके आधार पर लैंग्वेज का चेंज कर देता है कि कैसे उसको वहाँ पर बोलना है, उसे बोलते हैं लैंग्वेज रजिस्टर। तो इसके कितने टाइप होते हैं, इसके 5 टाइप हैं। 5 टाइप में बात करूँ तो पहला है फ्रोजन रजिस्टर। ये क्या होती है फ्रोजन रजिस्टर, फिक्स्ड होती है और अनचेंजिंग, जिसको हम बदल नहीं सकते। जैसे कि हमारा हो गया नेशनल एंथम, रिलीजियस प्लेयर होगी या कोई प्लेज हो गई या कोई ओथ हो गया, तो ये क्या है फ्रोजन रजिस्टर, जिसको हम बदल नहीं सकते। दूसरा है फॉर्मल रजिस्टर। फॉर्मल रजिस्टर क्या होता है, जो कि ऑफिशियल और एकेडमिक जगह पर बोला जाता है, वो चेंज नहीं होती, वो बहुत ही फॉर्मल लैंग्वेज होती है। जैसे कि मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर टुमारो, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम गाली गलौज या इनफॉर्मल वे या एज दोस्तों में बात करते हैं वैसे नहीं बोल सकते, इसको फॉर्मल मैसेज है, ये मेल्स वगैरह या मैसेज के थ्रू बताया जाता है। अगला है इसमें कंसल्टेटिव रजिस्टर। क्या होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि अब डॉक्टर और पेशेंट की बात हो रही है या टीचर स्टूडेंट की बात हो रही है, तो उसमें क्या है कि रिस्पेक्ट है, एक क्या है प्रोफेशनलिज्म आ जाता है उसमें, कि आप एक टीचर के साथ बात कर रहे हो, अगर हम पढ़ते थे जैसे बोलते कि मास्टर जी, सर जी, ये ऐसे जी लगाते थे, वैसे ही क्या है आप किसी डॉक्टर पेशेंट की बात कर रहे हो तो उसमें रिस्पेक्ट हम्बल होना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया कंसल्टेटिव रजिस्टर।
अगला है कैजुअल रजिस्टर क्या होता है। ये दोस्तों के साथ यूज़ किया जाता है या फिर परिवार में कोई छोटा बड़ा है उसके साथ ऐसे यूज़ किया जाता है। हे व्हाट्सअप, आप कैसे हो, व्हाट्सअप पे मैसेज छोड़ दिया और कर सकते हैं, तो इसमें आता है। अगला है इंटीमेट रजिस्टर क्या होता है। ये बहुत ही प्रोफेशनल लैंग्वेज है जो कि बिल्कुल क्लोज इंडिविजुअल्स के बीच में यूज़ की जाती है, जो घर परिवार है उसके बीच में यूज़ की जाती है। जैसे कि आप अपनी वाइफ के साथ कर रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हो, अपने माता पिता या अपने छोटे भाई के साथ कर रहे हो, कैसे करोगे, उनके निकनेम्स या उनके प्राइवेट एक्सप्रेशंस होंगे बीच में, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के बीच में कैसे बात करते हो, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो इस प्रकार ये क्या है, इसके 5 टाइप थे। अंडरस्टैंडिंग रजिस्टर हेल्प लर्नर यूज़ लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली। अगर आप लैंग्वेज रजिस्टर को समझ जाओगे ना, तो आपको क्या है, लैंग्वेज पे पकड़ आ जाएगी, कहाँ आपको क्या बोलना है वो समझ में आ जाएगा, आपको बहुत चीज़ें आप पे कंट्रोल में आ जाएगी। डिफरेंट सिचुएशन इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल्स एंड सोशल इफेक्टिवनेस इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। इससे आप बहुत ही अच्छी चीज़ें सीख जाएंगे। 2 क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के हमने कंप्लीट कर लिए। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से हमें 3 का आंसर देना है, लेकिन हम क्या है 5 की 5 प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप दे पाओ। इसका पहला कौन सा है, एग्जामाइन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स के बारे में बात करनी है, कितने प्रकार की होती है और उनके प्रेफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा पहला ए क्वेश्चन है। तो ए में क्या है, एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल्स एंड प्रेफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले इसकी इंट्रो के बारे में बात करेंगे। एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग स्टाइल क्या होते हैं। लर्निंग स्टाइल एंड प्रेफरेंसेस रेफर टू द डिफरेंट वेज इन विच लर्नर्स परसीव्स प्रोसेस एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे रास्ते हैं जिसके थ्रू क्या स्टूडेंट या लर्नर क्या करता है, परसीव करता है, उसकी जो नॉलेज है वो प्रोसेस करता है, रिटेन करता है, प्राप्त करता है इन्फॉर्मेशन को। सिंस एवरी लर्नर इज यूनिक, क्योंकि हर एक जो लर्नर होता है वो यूनिक होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, अलग होती है। और जो टीचर है वो उसी के हिसाब से क्या करता है, पढ़ाने के तरीके को डिज़ाइन करता है, जिससे क्या होता है, मोर इफेक्टिव इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शन हमें मिलती है, जिसे लर्नर इजीली कैच कर पाता है। तो लर्निंग स्टाइल्स के बारे में ये क्या था, हमारा इंट्रो था। अब बात करते हैं इसके जो लर्निंग स्टाइल्स हैं और उसके प्रेफरेंसेस है उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे विजुअल्स के बारे में। विजुअल लर्निंग स्टाइल क्या होता है, जब किसी लर्नर को हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन बेटर थ्रू इमेजेस एंड विजुअल मटेरियल्स। उसको कोई पिक्चर दिखाते हैं, कोई विजुअल चीज़ दिखाते हैं जिसके थ्रू उसको समझाते हैं, जैसे कि चार्ट, डायग्राम, मैप, पिक्चर्स। उसको क्या है, वो किससे लर्न करता है, जो रिटन इंस्ट्रक्शन है ना चार्ट में, मैप्स में, पिक्चर्स में, उसके थ्रू वो समझता है। उसे क्या है, याद के कैसे रखता है, जो विजुअल इन्फॉर्मेशन आपने दी है, जो पिक्चर्स वगैरह चार्ट वगैरह दिया है, उसके थ्रू वो क्या है, याद रखता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे बात करूँ तो जो माइंड मैप्स हो गए, ग्राफ्स हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होगी, इस प्रकार इसको दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल लर्नर अंडरस्टैंड बेटर थ्रू इमेजेस, चार्ट्स, डायग्राम एंड रिटन इंस्ट्रक्शंस। और इसी प्रकार क्या है, ऑडिटरी क्या है, ऑडिटरी लर्न्स प्रेफर लिसनिंग। वो क्या करते हैं, लिसन करते हैं, लेक्चर अटेंड करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एंड वर्बल एक्सप्लेनेशन करते हैं। और अगला एक नया तरीका है काइनेस्थेटिक लर्नर्स। ये क्या होते हैं, लर्न बेस्ट थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। कोई चीज़ पढ़ा दी, उससे थ्रू वो कम समझ रहा है, लेकिन वो क्या है, लैब में जाके प्रैक्टिकली करके देखेगा ना, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा और अपने हाथ से काम करेगा, एक्सपीरियंस आएगा, उसके थ्रू वो लर्न करता है। तो इसे बोलते हैं काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल। अब बात करते हैं इसमें कोग्निटिव लर्निंग स्टाइल के बारे में कि कोग्निटिव लर्निंग स्टाइल्स क्या होती है। तो इसके अंदर क्या आते हैं कि फील्ड डिपेंडेंट आते हैं। तो फील्ड डिपेंडेंट में क्या होते हैं, वो लर्नर्स होते हैं जिसको गाइडेंस की जरूरत होती है, स्ट्रक्चर टीचिंग की जरूरत होती है। वो क्या अच्छे तरीके से सीख पाते हैं जब उस टीचर का सपोर्ट मिलता है या ग्रुप में इंटरेक्शन मिलता है। और एक दूसरे टाइप का होता है फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स। वो क्या होते हैं, उसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट लर्निंग करना चाहते हैं, खुद से सीखना चाहते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क को करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट लर्नर बोलते हैं। तो ये हो गया कोग्निटिव लर्निंग स्टाइल में 2 टाइप के हो गए। अगला बात करते हैं इसमें सोशल लर्निंग प्रेफरेंसेस स्टाइल के बारे में कि ये क्या होती है। इसमें लर्नर्स क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेफर करते हैं, स्टडी को सोशली करना चाहते हैं। तो लर्नर्स आल्सो डिफर इन सोशल टीचिंग लर्निंग प्रेफरेंसेस। सम प्रेफर इंडिविजुअल स्टडी, कुछ चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल अकेला पढूं, वाइल अदर लर्नर्स बेटर थ्रू ग्रुप वर्क, कुछ चाहते हैं कि मैं ग्रुप में पढूं, उसे बोलते हैं सोशल लर्निंग प्रेफरेंसेस। अगला है हमारा पर्सनैलिटी फैक्टर क्या होता है कि अगर पर्सनैलिटी फैक्टर की बात करें तो ये थोड़ा अलग है, इंडिपेंडेंट वर्क टाइप हो गया। तो इसमें 2 टाइप के बंदे आते हैं, इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड आते हैं। तो इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन, इसको इंट्रोवर्टेड भी बोल सकते हैं, एक्सट्रोवर्टेड भी बोल सकते हैं।
तो इंट्रोवर्जन क्या होता है? इंट्रोवर्जन में क्या है, ये प्रेफर क्वाइट रिफ्लेक्शन एंड इंडिपेंडेंट वर्क होता है। इसमें बंदा खुद पढ़ना चाहता है, खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखना चाहता है। वहीं एक्सट्रोवर्जन में क्या होता है कि वो इंटरेक्शन, जो क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, लेक्चर चल रहा है, उसको इंटरेक्शन को एंजॉय करता है, डिस्कशन करता है और क्लासरूम में पार्टिसिपेट करता है, उसे बोलते हैं एक्सट्रोवर्जन बोलते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला क्या है हमारा, मोटिवेशनल एंड इमोशनल फैक्टर। जब कोई लर्नर है वो प्रेफरेंस करता है कि उसको इन्फ्लुएंस, उसको जगाया जाए मोटिवेशन और इमोशंस के थ्रू। वो खुद की इच्छा, उसकी कमी होती है कि मैं पढ़वाऊँ, इसलिए क्या है कई टीचर इसको वो मोटिवेट भी करते हैं। तो इसमें भी दो टाइप के होते हैं, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड और है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, लर्निंग फॉर पर्सनल इंटरेस्ट एंड सेटिस्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है, वो पर्सनल, खुद के लिए, खुद के इंटरेस्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए पढ़ता है, उसे बोलते हैं इंट्रिसिनिक मोटिवेशन। और एक्सट्रिसिनिक मोटिवेशन होता है, जो कि इसमें दिया नहीं गया है, जो एक्सटर्नल होता है। इसमें क्या है, रिवार्ड्स दिए जाते हैं, ग्रेड दिए जाते हैं, एप्रिसिएशन दिया जाता है। तो वो अगली बार क्या है, मेरे को मोर एप्रिसिएशन मिलेंगे, मोर रिवार्ड्स मिलेंगे, मोर ग्रेड्स मिलेंगे। इस प्रकार वो अपनी पढ़ाई को जारी रखता है। इसे बोलते हैं मोटिवेशन एंड इमोशनल फैक्टर के थ्रू वो हेल्प पाता है और लर्निंग करता है। अगला है हमारा स्टाइल इसमें मल्टी मॉडल टीचिंग अप्रोच। इसमें क्या होता है कि इन मॉडर्न पेडागोगी द फोकस इज नॉट ऑन लेबलिंग स्टूडेंट्स बट ऑन अडोप्टिंग ए मल्टी मॉडल टीचिंग अप्रोच वेयर डिफरेंट मेथड्स आर कंबाइंड। तो कई बार क्या होता है, एक क्लासरूम में मान लो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो 40 स्टूडेंट है, तो 40 में से आपको मान लो 10 टाइप के स्टूडेंट्स मिल गए। तो उसमें क्या है, आप अगर एक टीचर चाहेगा कि मैं 10 के टाइप का करवाऊँ तो पॉसिबल नहीं है। तो अलग अलग से करवाओगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम टाइम होता है। इसलिए टीचर क्या करता है, मल्टी मॉडल टीचिंग अप्रोच अपनाता है, जिसमें डिफरेंस मेथड को कंबाइन करके पढ़ाता है टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स, जिससे क्या है सभी की नीड्स पूरी हो जाती है। तो इसे बोलते हैं मल्टी मॉडल टीचिंग अप्रोच। इन कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल्स हेल्प टीचर्स। तो क्या है, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग स्टाइल से टीचर को क्या हेल्प मिलती है, क्रिएट फ्लेक्सिबल, इंक्लूसिव एंड स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम, जिससे वो क्या बना पाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लासरूम बना पाता है। दैट इम्प्रूव इंगेजमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स, जिससे क्या है इंगेजमेंट बढ़ती है और लर्निंग आउटकम्स ज़्यादा बढ़ती है, ज़्यादा आउटपुट हमें देखने को मिलती है। यहाँ हमने थर्ड का ए कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे हम थर्ड का बी। थर्ड के बी में क्या है हमारा, रेमीडियल मेजर्स फॉर लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कोई स्टूडेंट मान लो उसको लैंग्वेज लर्निंग में डिसेबिलिटीज़ हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है सीखने में, या उसको कोई परेशानी हो रही है, तो उसके लिए रेमीडियल मेजर्स क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रो है कि इसका इंट्रो कैसे देंगे, रेमीडियल मेजर्स फॉर लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी का। तो लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज अफेक्ट्स ए चाइल्ड एबिलिटी टू रीड। ये क्या करता है, डिसेबिलिटी क्या इफेक्ट करती है, एक बच्चे को रीड करने में, राइट करने में, अंडरस्टैंड करने में और एक्सप्रेस ऑफ लैंग्वेज इफेक्टिवली, एक लैंग्वेज को समझाने में बहुत मुश्किल पैदा कर देती है। रेमीडियल मेजर्स एम टू सपोर्ट सच लर्नर। तो रेमीडियल मेजर क्या करेंगे, इन बच्चों को सपोर्ट करेंगे, लर्नर्स को सपोर्ट करेंगे थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन। क्या, स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। 1 to 1 एक एक उसकी कमी को देख के सुधार किया जाएगा। तो इसमें क्या रेमीडियल मेजर्स हो सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो पहला रेमीडियल मेजर्स है इसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस। तो सबसे पहले हम शुरुआती तौर पर जो कमजोरी है उसको पहचान लेंगे। वन इंपॉर्टेंट मेजर इज टीचर्स शुड ऑब्जर्व साइन। टीचर को क्या है, साइन ऑब्जर्व करने होंगे कि उसको क्या डिफिकल्टी आ रही है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, स्पेलिंग एरर, पुअर सेंटेंस फॉर्मेशन और रेफर स्टूडेंट्स फॉर असेसमेंट। तो उसको क्या डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है, तो उसको हम अर्ली स्टेज पर पहचान लेंगे। और अर्ली असेसमेंट क्या करता है, उसको हेल्प प्रोवाइड करता है टाइमली कि उसको सुधारा जा सके। अगला है इसमें इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, जिसे शॉर्ट में IEP बोलते हैं, क्योंकि 1 to 1 बोल सकते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान आर इसेंशियल। दीज प्लान्स ट्रेलर टीचिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू लर्नर स्पेसिफिक नीड्स। लर्नर को कोई स्पेसिफिक नीड है, उसको इंडिविजुअलाइज, अकेले को वो जरूरत उसकी पूरी की जाती है, उसे बोलते हैं इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। इसमें क्या है, पर्सनलाइज लर्निंग गोल्स मिलेंगे, सुटेबल टीचिंग मेथड मिलेंगे, रेगुलर प्रोग्रेस होगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं IEP। अगला इसमें हमारा क्या है, मल्टी सेंसरी टीचिंग टेक्निक्स, जो टीचर द्वारा अपनाई जाती है, कंबाइनिंग विजुअल्स, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक मेथड्स। इसमें क्या करेगा, वो विजुअल्स दिखाकर पढ़ाएगा, ऑडिटरी
हमारे मतलब टू ऑडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सुनाएगा, स्टोरी टेलिंग करेगा, इसकी मदद से मदद करेगा। विजुअल्स में क्या होगा, चार्ट दिखाएगा, फ्लैश कार्ड दिखाएगा, पिक्चर्स दिखाएगा, उसकी मदद से उसको क्या करेगा, टीच करेगा। काइनेस्थेटिक एक्टिविटीज कराएगा, क्या है कि जो लेटर्स है उसको ट्रेस करवाएगा, उससे प्रैक्टिकल करवाएगा, हैंड में प्रैक्टिस करवाएगा, तो उससे क्या है उसको मदद मिलेगी लर्निंग में और याद भी ज़्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल क्या है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगला है इसमें अपना फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन हो गया। तो फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शन में हमारा क्या है, ये बहुत इफेक्टिव होती है इम्प्रूव करने के लिए रीडिंग एंड प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, जिससे क्या है रीडिंग ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू साउंड्स, एक वर्ड है उसको साउंड में ब्रेक करेंगे, तो उससे क्या लर्नर्स को क्या मदद मिलेगी, डिकोड लैंग्वेज मोर इजिकली, तो उसको लैंग्वेज को डिकोड करने में उसे आसानी होगी। तो इसके बेनिफिट क्या है, प्रोनाउंसिएशन बेटर हो गई, उसकी रीडिंग स्किल बेटर हो गई, और जो वर्ड रिकॉग्नाइजेशन है और डिकोडिंग है वो उसे आसानी से समझ में आ जाएगी। अगले हैं इसमें पॉजिटिव री एंड मोटिवेशंस, तो ये बाद में है, पहले इससे आएगा रेमेडियल क्लासेस एंड वन ऑन वन सपोर्ट। वन ऑन वन क्या होता है, इंडिविजुअल हो गया, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, तो इंडिविजुअल हो गया, वन ऑन वन हो गया। तो इसके रेमेडियल क्लासेस एंड वन ऑन वन स्पोर्ट्स हेल्प स्ट्रेथन्स वीक एरियाज, वो क्या करेगा, जिससे एक बच्चे को पढ़ाएंगे तो उसकी वीक एरिया जल्दी पता लगेंगे, तो उसको स्ट्रेंथ करने में मदद मिलेगी। स्मॉल ग्रुप टीचिंग कैन आल्सो प्रोवाइड फोकस टेंशन, जैसे कि फौज में बोलते हैं जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी तगड़ी ट्रेनिंग होगी। तो क्या होता है, स्मॉल ग्रुप से टीचर का है ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और वो ज़्यादा फोकस और अटेंशन प्रोवाइड करता है। अगला है हमारा इसमें इंकरेजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड मोटिवेशन। कई बच्चे क्या होते हैं वो डिमोरलाइज हो जाते हैं, थोड़ी सी कुछ गलती हो गई, चलो नहीं तेरे से नहीं हो, मेरे से नहीं हो पाएगा, उस बच्चे को क्या करना है, पॉजिटिविटी देनी है, उसको मोटिवेट करना है, उसको कॉन्फिडेंस दिलाना है, उसकी जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना है, और उसको छोटी छोटी चीज़ों पे शाबाशी दे दी, और उसको क्या है थोड़ा मोरल उसका हाई कर दिया, उसको अप्रिशिएट कर दिया, छोटी मोटी चीज़ों पे उसको इनकरेज कर दिया, उसको जो एक स्पोर्टिव एनवायरनमेंट है उसके लिए क्रिएट करेंगे तो वो ज़्यादा ट्राई करेगा और इजीली लैंग्वेज को सीख जाएगा। अगला है हमारा इसमें असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है, जो हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे जिससे क्या है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, जैसे क्या है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्जन करने से, कोई बच्चा बोल रहा है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके पढ़ सकता है, या फिर ऑडियो बुक्स, दो स्पीड टू टेक्स्ट टूल हो गया, फिर ऑडियो बुक्स की मदद से हम सुनकर समझ सकते हैं। लैंग्वेज ऐप हो गई, कई बहुत सारे लैंग्वेज ऐप है, लर्निंग ऐप जिसकी मदद से सीख के बच्चा कर सकता है। अगला है इसमें जो टेक्स्ट रीडर्स है, प्रोनाउंसिएशन टूल्स है, उसकी मदद से भी अच्छी लर्निंग उसे मिल सकती है। अगर आप इसमें और कंटेंट ऐड करना चाहो तो एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हो, जैसे कि पेरेंटल हेल्प हो गई, टीचर कोलेब्रेशन, पेरेंट एंड टीचर कोलेब्रेशन हो गया। इसकी फिर आप इंपॉर्टेंस बता सकते हो कि रेमेडियल मेजर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें आप ऐड कर सकते हो इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस, रिड्यूस लर्निंग गैप्स, प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन, सपोर्ट ओवरऑल एकेडमिक डेवलपमेंट। तो इस प्रकार इसके में क्या है एक दो पॉइंट और ऐड कर सकते हो। फिर लास्ट में इसका कंक्लूजन बताना आपको, लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज कैन बी मैनेज इफेक्टिवली थ्रू अर्ली डिटेक्शन। किसके थ्रू मैनेज की जा सकती है, अर्ली डिटेक्शन, पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शन, मल्टी सेंसरी मेथड्स एंड सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट से उसकी लर्निंग को बहुत ज़्यादा अच्छा किया जा सकता है। इस प्रकार ये हमारा सी टाइप था, 3 का सी हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे इसका डी, फीचर ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग। तो जो आप पढ़ रहे हो, जो आप मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो, तो उसकी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ना, जिससे आपको अच्छी लैंग्वेज सीखने में मदद करे, लर्निंग में हेल्प करे। तो इसके लिए इंट्रो देंगे सबसे पहले कि मटेरियल डेवलपमेंट के फीचर क्या होने चाहिए फॉर लैंग्वेज टीचिंग। मटेरियल डेवलपमेंट इन लैंग्वेज टीचिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, जिससे क्या होता है डिजाइनिंग, सेलेक्टिंग एंड अडेप्टिंग टीचिंग रिसोर्सेज टू इन्हांस लर्निंग टीचिंग। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि जो मटेरियल डेवलपमेंट है लैंग्वेज टीचिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या प्रोसेस होता है, डिजाइनिंग, अडेप्टिंग होती है हमारी, सिलेक्शन होता है, ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हो गए, जिससे क्या है लैंग्वेज इंप्रूव हो गई। और एक अगर इफेक्टिव मटेरियल होगा वो लर्नर को ये सारी चीज़ें डेवलप करने में मदद करेगा, और जिससे वो खुद को इंगेज करवाएगा और मीनिंगफुल वे में उसे सीख पाएगा। तो इसके कुछ फीचर होने चाहिए। तो इसके फीचर्स क्या हैं मटेरियल डेवलपमेंट की लैंग्वेज टीचिंग के लिए, तो पहला फीचर है इसका लर्निंग सेंटर्डनेस। तो इसमें क्या करना है आपको, लैंग्वेज मटेरियल शुड बी डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स। तो जो भी मटेरियल होगा वो लर्नर्स के लिए बनाया जाता है, तो उसके हिसाब से बनाया जाना चाहिए।
कि उसकी क्या है, एज क्या है, उसका लेवल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है और उसकी ज़रूरतें क्या हैं। तो लर्नर सेंटर्डनेस उसका मटेरियल होना चाहिए। दूसरा फीचर है इसका कम्युनिकेटिव ओरिएंटेशन होना चाहिए। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर इज मॉडर्न मटेरियल एम्फेसाइज रियल लाइफ कम्युनिकेशन रेदर देन रोट लर्निंग। रोट लर्निंग क्या होता है, रट्टे रट्टे वाली लर्निंग, जैसे कि एक चीज़ को रट रहे याद करें। इसकी बजाय क्या होना चाहिए कि जो रियल लाइफ के एग्जांपल्स है वो उसमें ऐड किए जाने चाहिए ताकि वो उसको रिलेट कर पाए। अगला है इसमें बैलेंस ऑफ स्किल। इसमें क्या करना है कि जो स्टूडेंट होता है, जो लर्नर होता है, उसको क्या है रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग बैलेंस में रखकर सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, क्योंकि एक दूसरे चीज़ें रिलेट करती हैं। सो दैट लर्नर डेवलप कॉम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, जिसकी मदद से क्या कर पाए, लर्नर डेवलप कर पाए कॉम्प्रीहेंसिव लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगला है ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रियल वर्ल्ड टेक्स्ट हो गया, डायलॉग्स हो गए और जो सिचुएशंस हैं मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड इंगेजिंग। जो चीज़ है, जो कंटेंट दे रहे हो उसकी ऑथेंटिसिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगला है फ्लेक्सिबल कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि गुड मटेरियल अलाउ टीचर्स टू अडेप्ट, जिससे टीचर को मदद मिलती है कि उसके लेवल को बढ़ा सके, उसको मॉडिफाई कर सके, अपने हिसाब से उसको सेट कर सके, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल शुड आल्सो इंक्लूड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रेशन। कोई भी मटेरियल है वो क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, उसकी स्ट्रक्चर हो, उसकी प्रोग्रेस है वो क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है एक सिंपल से इजी लेवल से लेके हायर लेवल पर जाना चाहिए, मूविंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टास्क। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बात करेंगे इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ की तो उसमें क्या है, मटेरियल इंक्लूड करता है गेम्स, रोल प्ले करता है, ग्रुप डिस्कशन करता है, जो पेयर वर्क है वो काम करता है और प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाते हैं जिससे क्या है ग्रुप में काम कर सके, तो वो क्या है इंटरेक्टिव वर्क हो गया, तो इसकी मदद से हेल्प कर सकते हैं। अगला है विजुअल्स, जैसे कि हम किसी को पिक्चर दिखा दी, चार्ट दिखा दिए, वीडियो दिखा दी, एनिमेशन दिखा दिए और डिजिटल टूल है उसकी मदद लेके उसको मोर अट्रैक्टिव कर सकते हैं जिससे सीखने में मदद मिलेगी। तो ये विजुअल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज के एग्जांपल है जो कि लैंग्वेज लर्निंग को इन्हांस करते हैं और लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं। उसमें क्या है, कल्चरल रेलिवेंस होना बहुत ज़रूरी है। कोई स्टडी है वो पढ़ा रहे उस बच्चे के, उसके कल्चरल रेलिवेंस के साथ उसको जोड़ दोगे तो बहुत आसानी से उसको सीख पाएगा। लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे इसका। इफेक्टिव मटेरियल डेवलपमेंट फोकसेज ऑन क्लियरिटी, कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, लर्नर एंगेजमेंट, इंश्योरिंग मीनिंगफुल लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये क्या है, सारे इसके फीचर हैं जो कि इसने ऐड किया है। इन चीज़ों को मिलाकर एक इफेक्टिव लर्नर्स को बनाया जा सकता है। तो ये हमारा D3 का D कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 3 का E5, यार्ड स्टिक्स फॉर मेजरिंग इफेक्टिव टीचिंग इन क्लासरूम। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि कोई टीचर जब पढ़ा रहा है तो उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है, उसके पैमाने देखने हैं, उसको हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी इफेक्टिव टीचिंग कितनी है। तो उसके लिए यार्ड स्टिक है, जैसे स्केल पर आप नापते हो ना कितनी दूरी है, तो इसी प्रकार एक यार्ड स्टिक है जो देखती है कि इफेक्टिव टीचिंग कैसी है। इफेक्टिव टीचिंग इज ए मेजर्ड यूजिंग सेवरल क्वालिटी, कि उसकी क्वालिटी कैसी है, एंड क्वांटिटी, जो क्वांटिटी प्रोवाइड कर रहा है वो कैसी है। यार्डस्टिक दैट रिफ्लेक्ट बोथ टीचर परफॉर्मेंस, जो बताती है हमें टीचर की परफॉर्मेंस, एंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसकी आउटकम्स कैसी है, दोनों चीज़ें ये हमें बताती है। वन मेजर क्रिएशंस इज, पहली टाइप की कौन सी है, हमें कौन कौन सी चीज़ें हमें बताती है कि ये कैसी है। तो पहला है इसमें स्टूडेंट लर्निंग अचीवमेंट, कि स्टूडेंट ने जो अचीव किया है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग समझ कैसी है, जो उसने स्किल सीखी है उसकी डेवलपमेंट कैसी है। ये इंडिकेट करती है कि इफेक्टिव टीचिंग कितनी है, टीचर ने कितना अच्छा हमें पढ़ाया है। दूसरा है इसमें स्टूडेंट इंगेजमेंट एंड पार्टिसिपेशन, कि स्टूडेंट जो एक्टिविटी हो रही है क्लासरूम में उसमें कितना इंगेज हो रहा है, उसमें इसका पार्टिसिपेशन कितना है। इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन क्लासरूम, एक बच्चा कितना एक्टिवली उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, किसमें, डिस्कशन, एक्टिविटीज, टास्क रिफ्लेक्ट करते हैं सक्सेसफुल टीचिंग मेथड को। तो ये एक पैमाना हो गया। थर्ड पैमाना है क्लैरिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि बच्चे को जो टीचर पढ़ा रहा है वो कितना क्लियरली समझ में आ रहा है और उसका आउटकम कैसा है। इज इसेंशियल इफेक्टिव टीचर एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट सिंपल, जो उसके टीचर पढ़ा रहा है वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियरली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी जो लैंग्वेज यूज़ है अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, उसकी लैंग्वेज बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही।
इंश्योर दैट स्टूडेंट ग्रैब्स आइडियाज़ क्लियरली। इससे क्या इंश्योर होता है कि स्टूडेंट है वो आइडियाज़ को ग्रैब कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगला है इसमें पॉइंट क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, कि क्लासरूम की मैनेजमेंट कैसी है, जो टीचर और स्टूडेंट की क्या है पॉजिटिव इंटरेक्शन है कि नहीं है, क्लासरूम में डिसिप्लिन है कि नहीं है। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, इफेक्टिव टीचिंग को रिफ्लेक्ट करता है कि एक क्लास वेल मैनेज्ड है कि या नहीं है। अगली टाइप है यूज़ ऑफ टीचिंग मेथड एंड रिसोर्सेज। जो टीचर पढ़ा रहा है वो उसके अलग अलग टीचिंग मेथड होते हैं कि वो किन टीचिंग मेथड का प्रयोग कर रहा है, जो उसके पास रिसोर्सेज है उनका प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इफेक्टिव टीचर्स यूज़ डाइवर्स स्ट्रेटजीज। तो एक इफेक्टिव टीचर होगा वो बहुत सारी स्ट्रेटजी का प्रयोग करेगा। किस प्रकार कि ग्रुप वर्क कराएगा, मल्टीमीडिया टूल्स का प्रयोग करेगा, एंड इंटरेक्शन एक्टिविटीज़, बच्चों में इंटरेक्शन कराएगा, टीचर स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगला है कॉन्टीन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक। लगातार टीचर को क्या है असेसमेंट लेनी होती है बच्चों की, कि बच्चों का फीडबैक क्या है, उसकी असेसमेंट कैसी है। आल्सो इंडिकेट इफेक्टिवनेस। टीचर्स वो रेगुलरली इवेल्युएट एंड गाइड स्टूडेंट्स इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स। क्या है टीचर असेस करके रेगुलरली बच्चों को गाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, कि बच्चा कितना इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा। और स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट का मोटिवेशन कैसा है, उसका सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है, मैं सीख पाया नहीं पाया। एक होता है दो, आपने स्कूल में टीचर भी देखे होंगे, एक टीचर से आप डरते हो कि आते ही मारेगा, एक टीचर से खुश होते हो मोटिवेट होते हो कि भाई हाँ आएगा, उसको पढ़ाने का तरीका भी अच्छा है, सीखने का तरीका है। तो इससे पता लगता है कि उसका मोटिवेशन कैसा है, उसका सेटिस्फेक्शन कैसा है। एक मैथ का टीचर आया, वो आके पढ़ा के चला गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ा, उसने सम अपने सोल्व कर दिए। लेकिन एक क्या है टीचर आया, उसने पढ़ाया, आपको इजीली वे कनेक्ट किया आपको, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिला। तो इससे भी एक क्या है यार्ड स्टिक है की इंडिकेटर्स। इफ स्टूडेंट फील इनकरेज एंड कॉन्फिडेंट, अगर ये स्टूडेंट फील करता है टीचिंग इज कंसाइडर्ड सक्सेसफुल, तो टीचिंग को हम सक्सेसफुल मान सकते हैं। एक कंक्लूजन के तौर पे देखें तो इफेक्टिव टीचिंग इज मेजर्ड थ्रू स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट, टीचिंग मेथड, क्लासरूम एनवायरनमेंट, ऑल वर्किंग टुगेदर टू इंश्योर मीनिंगफुल लर्निंग। इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक क्या है मीनिंगफुल लर्निंग बनती है, जिससे ये सारी यार्डस्टिक तय होती हैं कि इफेक्टिव टीचिंग या है या नहीं है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। हमने पहले भी दिसंबर 2025 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करा रखा है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, गेस्ट पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना ज़रूरी है, क्योंकि जो जो की पॉइंट है वो मैं आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। अगर आपको ये याद करने हैं तो क्वेश्चन लिखिए, उसके जो ये हाईलाइट कर रखे हैं ये की पॉइंट्स लिखिए, और एग्जाम से जाने से पहले एक बार समराइज करके जाइए, आपको आसानी होगी। आपने एक चीज़ देखी होगी, नोट की होगी, जो मैंने पहले क्वेश्चन पेपर कराया था और ये कराया है, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है सेम आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अगर इसी प्रकार आप क्या कर लेंगे, 5 साल के क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके साथ एक गैस पेपर कर लीजिए और आपका मुद्दा है वो सोल्व हो जाएगा, और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। पूरा क्वेश्चन पेपर आप अटैम्प्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, जिस पर स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट अपडेट मिलती है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अगले सोल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।